सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर नंबर 6 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चला हुआ है और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 हम लोग किस चीज के पे देखेंगे? देखो लेक्चर नंबर 5 तक बेस होने वाला है आगे आने वाले टॉपिक्स का, तो इसको ध्यान से समझना है। अच्छा, ये फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं। तुम्हें बड़ी छोटी छोटी बातें सीखनी है आज जो हम लेक्चर करने वाले। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा बोहर्स मॉडल। और ये जो बोहर मॉडल था उसको देखो, पहले रदरफोर्ड आया था जो कि फेल हुआ, जो हमने वीडियो देखी। रदरफोर्ड फेल हुआ क्योंकि उसने वो प्लैनेटरी मोशन से कंपेयर कर दिया था। इलेक्ट्रॉन बार बार घूमेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, अल्टीमेटली फॉल कर देगा न्यूक्लियस पे, तो वो मैटर खत्म हो जाएगा। एटम खत्म तो मैटर खत्म, जिंदगी खत्म। तुम लोग क्या कर रहे हो जिंदगी के अंदर? क्योंकि अगर तुम घूमोगे इतना ज्यादा घूमोगे कि अल्टीमेटली गिर जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आइए आज समझते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है क्या? रदरफोर्ड और बोहर, इन दोनों के बीच का टॉपिक, इन दोनों के बीच की थ्योरी। क्योंकि बोहर से पहले और रदरफोर्ड के बाद में कुछ थ्योरी डेवलप हो रही थी, कुछ चीजों को समझा जा रहा था। वो दो चीजें समझी जा रही थी। क्या समझी जा रही थी? एक समझा जा रहा था डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब यह है कि मैटर जो है या तो वो वेव नेचर हो सकता है और या फिर वो पार्टिकल नेचर हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, दोनों ही नेचर हो सकते हैं। पार्टिकल नेचर मतलब मास है, बॉल है, बॉल को दीवार पे मारा तो वापस मेरे पास आ गई, कैच। बट व्हाट इज वेव नेचर? मैंने मारा बॉल को दीवार पे और उस दीवार को क्रॉस करके दीवार को फाड़ के वो बॉल जो है वो पार निकल गई। दैट इज वेव नेचर। कुछ इस टाइप से इन चीजों को समझा जा सकता है। ऐसा बोला जाता है ना कि हम या फिर कोई भी इस पूरी धरती के अंदर ट्रेवल कर रहा है बाय वेव्स। हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, आत्मा है, आत्मा के अंदर भी वेव नेचर होता है। तो वो सारी की सारी बातें हम लोग देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास ही तो है ना वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, जिसमें दोनों ही काम होते हैं। अगर नहीं होते, वेव नेचर नहीं होता, तो ये कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, ये कैसे पॉसिबल कैसे था? हीटिंग इफेक्ट कैसे पॉसिबल था? लाइट कैसे पॉसिबल थी अगर वेव नेचर नहीं होता? तो वेव की फॉर्म्स में ही साउंड, लाइट, ये सब चीजें ट्रेवल करने वाली है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास मैटर जो है वो दो पार्ट या फिर दो नेचर उसके पास में होंगे, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। दूसरा हम लोग जो पार्ट देखेंगे वो हम समझेंगे एमिशन स्पेक्ट्रास के बारे में। एमिशन स्पेक्ट्रा, या फिर मैं बोलूं कलर्स, या फिर मैं बोलूं एनर्जी, फिर वहां मैं रिलेट करूंगा वेवलेंथ, रिलेट करूंगा फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एमिशंस है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, वो सारी की सारी कहानी हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत आसानी से और बहुत तगड़े तरीके से जो है वो देख रहे होंगे, जिसको मैंने क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, या फिर मैं बोल देता हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको समझेंगे, मैं समझा नहीं रहा अभी इसको। आज मैंने बोला कि इस चैप्टर का या फिर इस थ्योरी का जो है बेस होने वाला है। क्योंकि अब रदरफोर्ड की थ्योरी को के अंदर जो लिमिटेशन थी उसको दूर भी तो करना है, उसका कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए जो बोहर्स ने दिया, और उस प्रमाण के लिए कुछ बेसिस तो होना चाहिए जो उसने लिया था। तो वो ये दो बेसिस थे। मतलब यहां पर एक टर्म उठ के आ रही है वेव। तो आज का चैप्टर, आज का टॉपिक सिर्फ एक वेव है, एक वेव की प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। उस चीज को ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे? आओ डस्टर ढूंढते हैं पहले, तो उसके बाद समझाएंगे। डस्टर नहीं मिला, हमने कपड़ा उठा लिया। कुछ ना कुछ तो उठाना ही है भाई। तो हमारे पास जो ये वेव नेचर है, वेव नेचर मतलब एक वेव कुछ इस प्रकार से दिखती है। झूले पे जाते हो ना, झूले पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना? झूले पे ऐसे झूलते हो ना, तो ये झूले की तरीके से है ना। तो आप इस बात को समझो कि मेरे पास यहां पर दो तरीके से चीजें पढ़ी जा सकती है। एक है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्राफ, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल लू, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है। मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, कारण दो चीजों को समझने के लिए, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। इधर टाइम आ सकता है। मुझे क्या क्या समझना है? मुझे समझना है वेवलेंथ क्या होती है, मुझे समझना है एम्पलीट्यूड क्या होता है, मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में समझना है, मुझे टाइम पीरियड के बारे में समझना है, मुझे वेव नंबर के बारे में समझना है, मुझे वेव वेलोसिटी के बारे में समझना है।
क्योंकि यहीं से तो ओरिजिन हुआ ना, बाद में इनका रिलेशन आई इज इक्वल एच सी बाय लैम्डा, ए क्या है लैम्डा, क्या है सी, क्या है एच, वो बातें हम लोग समझते नहीं, इज इक्वल एच सी लैम्डा कहां से आया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग इन टर्म्स को क्लियर करेंगे। पहले बात समझो, ये एक वेव है, इस वेव के ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव लोब्स बोला जाता है या फिर बोला जाता है क्रस्ट, नीचे वाले को नेगेटिव लोब्स बोला जाता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और इनको बोलते हैं हम ट्रफ। पहले तो इतनी सी बात क्लियर करो। अब एक एक करके इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, डस्टर मिल गया, डस्टर मिल गया। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि क्रस्ट क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। साउंड हो, लाइट हो, कुछ भी हो, तुम्हें समझना है ये है एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैं दिखाऊंगा किससे, ए से, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर होगी। तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इधर साइड पर डिस्प्लेसमेंट मैं इसको बोल सकता हूं। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीट्यूड सिंपल था, कोई काम भाई, इंटेंसिटी तो है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ऊंची आवाज। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इंटेंसिटी मतलब क्या, हम देखो लड़कियों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, चिल्लाती हैं लड़कियां तो तीखी आवाज आती है, मतलब पिच उनकी लो होती है। लो पिच मतलब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पढ़नी पड़ेगी। बट उससे पहले हम लोग एक बार वेवलेंथ के बारे, अरे वेवलेंथ, वेवलेंथ तुम समझ रहे हो ना, एक वेव की लेंथ, ये भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में पढ़ने की जरूरत है। एक वेव की लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक खत्म, दिस इज वेवलेंथ है। तो डिस्टेंस ही तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर। वेवलेंथ को दिखाता हूं लैम्डा से। अच्छा, इसकी जरूरी नहीं है मीटर हो, एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, पिकोमीटर भी हो सकती है। एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होगा, एक नैनोमीटर जो है 10 की पावर -9, हाँ ठीक है, मीटर के इक्वल होगा। एक पिकोमीटर जो है 10 की पावर -12 मीटर के इक्वल होगा। फर्मी भी होता है, क्योंकि ये इसलिए है ना, क्योंकि एटम का साइज भी मापना है, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस साइज 1 फर्मी होता है, एटम का इतना होता है, तो 10 की पावर -15 मीटर होगा। एक वेव की लेंथ, लेंथ ऑफ अ वेव। और डेफिनेशन भी लिख सकता हूं, कैसे भाई, इसको अगर मैं काट दूं, ये बोल दूं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, ये भी एक वेवलेंथ है, ये भी एक वेवलेंथ है, ऐसे ये भी तो एक वेवलेंथ होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ, ये भी तुम्हें आना चाहिए, सारे के सारे इनका इस्तेमाल होने वाला है, तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, चलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पहले काम होता है, टाइम पीरियड को समझ लेते हैं। थर्ड, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड वही तो है ना कि एक वेव को कितना टाइम लगा, मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में समझा जाएगा, क्योंकि इस साइड टाइम आपकी बात, तो एक वेव को कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड, या फिर टाइम टेकन बाय वन वेव, टाइम टेकन बाय वन वेव। अच्छा, मैं अगर साउंड चैप्टर की बात करूं तो वेव की जगह ऑसिलेशन वर्ड जोड़ दूंगा। ऑसिलेट हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, तो टाइम टेकन बाय वन वेव। क्योंकि ये टाइम है तो इसकी यूनिट कितनी होगी, सेकंड होगी। ये क्या है, टी है। अगर मैं जनरल भाषा में कुछ एक चीज समझू तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड होगा आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन या डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नहीं ये नहीं। अगर आप लोग समझना चाहते हो, देखो कई बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई इतने ऑसिलेशन थे और टोटल टाइम उसे इतना लगा, तो कैसे टाइम निकाला जाए, तो टोटल टाइम कितना आएगा वो आएगा, या फिर टाइम पीरियड बोलूं, टाइम पीरियड कैसे आएगा, टाइम पीरियड तो एक के लिए है ना, सिर्फ एक के लिए, तो क्या चीज लिखोगे कि उसे टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन बाय वेव, या फिर टेकन बाय से एन ऑसिलेशंस, और डिवाइडेड बाय एन, भाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन बोलो या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोल दो।
भाई इसका मतलब ये तो मान लो मैं बोल देता हूं तुम्हें कि 40 ऑसिलेशन थे और 80 सेकंड लगे, तो मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या है? तुम खुद सोचो भाई, 40 ऑसिलेशन थे, 80 सेकंड लगे, तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा? 80/40 सेकंड, तो 2 सेकंड, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 सेकंड, मुझे एक ऑसिलेशन का निकालना है। तो सेम वही टोटल टाइम टेकन बाय दी एन ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय एन, या फिर जिसको मैं बोलता हूं नंबर ऑफ ऑसिलेशन। चलो इतनी सी बात भी तुम्हें क्लियर है। फ्रीक्वेंसी पर जंप करते हैं और टाइम पीरियड को दिखाते हैं किससे? टी से। फ्रीक्वेंसी पर जंप करते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि अगर मैं 1 सेकंड डाल दूं, टाइम पीरियड मैंने 1 सेकंड डाल दिया, मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में समझा जाएगा। अगर मैं 1 सेकंड डाल दूं तो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। सो नंबर ऑफ वेव ट्रेवल्ड पर सेकंड। तो अगर इसको फ्रीक्वेंसी को मैं दिखाता हूं म्यू से, और म्यू का मतलब क्या हो गया? 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो गया। क्योंकि टाइम पीरियड होता है 1/सेकंड, तो म्यू की यूनिट कितनी होगी? सेकंड इनवर्स। इसी सेकंड इनवर्स को प्यार से मैं क्या बोलता हूं? हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज बोलता हूं। तो कुछ नहीं है भाई, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव गई, या फिर मैं उसी बात को समझू फ्रीक्वेंसी को उसी फॉर्मूले से क्या बोलूंगा? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उल्टा कर दो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है भाई, इस रब करते हैं इन सब बातों को और नेक्स्ट पे चलते हैं। वेव नंबर। वेव नंबर होता है म्यू बार। म्यू बार होता है 1/λ। 1/λ मतलब एक वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ है एक टाइम के अंदर, कितनी वेवलेंथ बन रही है, कितनी ऑसिलेशंस है, उसे बोलते हैं क्या? वेव नंबर बोलते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी जो यूनिट, क्योंकि इसकी मीटर होती है तो इसकी मीटर इनवर्स होती है। भाई 1 मीटर के अंदर खुद समझो, 1 मीटर के अंदर कितनी वेव है। जैसे 1 सेकंड के अंदर वेव को क्या बोला? फ्रीक्वेंसी। वैसे 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर डिस्टेंस ग्राफ में समझा जाएगा इसे भी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगर इधर 1 मीटर डाल दिया तो कह बताओ कितनी वेव है। दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर ऑफ वेव्स, एक ही बात है, सिंपल। सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है यूनिट, ऐसा नहीं है, सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है। वेव नंबर इसे डाला है तो वो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। वेव वेलोसिटी कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है। वेव वेलोसिटी मतलब क्या है? W से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं वेव वेलोसिटी, या फिर V से भी करते हैं कई बुक्स के अंदर। तो वेव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ अ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव। और आपको बेहद अच्छे से पता है वेलोसिटी ऑफ अ वेव अगर मैं लिखूं, भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम के इक्वल। अगर मैं स्पीड निकालूं क्या आएगा? डिस्टेंस बाय टाइम आएगा। इसका मतलब ये जो W है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लैम्बडा। वेवलेंथ अब के बाद डिस्टेंस लैम्बडा होगा। टाइम क्या है? टाइम पीरियड। अरे यार यही तो होती है वेव वेलोसिटी। या फिर मैं ये बोल दूं, अभी मैंने इस 1/t को मैंने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी। तो ये भी बोल सकता हूं। इसको अगर मैं किसी और V से दिखाना चाहूं तो V इज म्यू लैम्बडा। ये भी एक रिलेशन जो है वो तैयार हो सकता है। आज के अंदर हमने समय को ना वेस्ट करते हुए 6 टॉपिक बड़े प्यार से समझे। तुम लोग इनको दोबारा देखो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।